अब अगली क्लास तक का मौका है कि अगली क्लास तक आप कर लीजिए। इज दैट क्लियर? साक्षी बैठो। अगली क्लास तक काम हो जाना चाहिए, याद रखना। आज आपको रोल नंबर्स भी मिलेंगे। काफी हो गई। अच्छा पीरियड निकल गया है। बैठ जाइए। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले आस्किंग तो बाद में कर लेंगे। पहले 30 मिनट्स में आपने जितने भी 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसके जो जो डाउट है जेन्युइनली। यार नंबर नहीं दिख रहे इसमें, क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा नंबर्स नहीं है। ठीक है, नंबर्स काट दिए इसका मतलब। चल, स्लाइड नंबर ऐसा तो उससे पहले डाउट है? ये ऐसे कौन बोलता है यार? सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ भाई। ये किस किस का डाउट है? हाथ खड़े करो बिंदास, अगर किए तो डाउट है, टेंशन मत लो। आइए। आइए सारे के सारे इधर देखिए। इससे क्या है, दो तरीके हैं। जैसे कोई बच्चे ट्राई कर रहे हैं, आप जो लोग लेट आए थे 2-4 दिन, मतलब 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको थोड़ा बहुत टॉपिक समझ में आ सकता। तो कोशिश करना। इसमें बोला होलो सिलेंडर है, चार्ज क्यू विद इन इट। होलो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज। इफ फाइज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। इस कर्व सरफेस के साथ जो फ्लक्स एसोसिएट है वो बी है। मतलब फाइव बी इज बी। देन द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए। हमें इस पे निकालना, प्लेन सरफेस ए पे निकालना है बस। ठीक है। होलो सिलेंडर चार्ज क्यू, और कुछ दिया भी नहीं है क्वेश्चन में। बस ए और सी, ए पे निकालना है, ऐसा ये कह रहा है। आइडियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन भी शायद ये आया हुआ है, पता नहीं कटा हुआ है, लेकिन आया था शायद ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि आपको पता है कि गॉस के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फ्लक्स तीन सरफेसेस से आएगा। ए से आएगा, बी से आएगा, सी से आएगा, और चार्ज जो अंदर रखा है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रखा है, जिसका डाउट। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में दिया नहीं। इसलिए ए और सी के थ्रू जो फ्लक्स है वो हम सेम ले रहे हैं। ए और सी के थ्रू फ्लक्स क्या ले रहे हैं? क्योंकि वो दोनों एक जैसा ही सरफेस है, सर्कल। अदरवाइज हो सकता था कि वो दोनों फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन डिपेंड करता था ई पे। वो ई पे डिपेंड करता है कि ई की डायरेक्शन नहीं दी, तो दोनों में फ्लक्स सेम ले लो। ज्यादा बातें नहीं कर रहे, कुछ लिखना मत, पहले आराम से समझ लो यार। अब फाइव ए और फाइव सी को आप सेम मान रहे हो। फाइव बी तो आपका फाइव है, तो फाइव ए प्लस फाइव, फाइव सी और फाइव ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे टू फाइव ए आपका हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। तो फाइव ए आपका हो जाएगा 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी पे जाना चाहिए आंसर, जिसका डाउट है। डाउट जिन्होंने भी बोला, 4-5 लोगों ने, अगर अभी भी कुछ डाउट है इसमें, एक कोई पॉइंट तुम्हारा फंस रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दोबारा पूछ लेना, जल्दी से पूछ लो। लिख लीजिए बाकी लोग। आंसर से है इसका, यही आंसर चेक किया किसी ने? ठीक। आया नहीं है, आया तो गलत भी हो सकता है। देख लो पहले। आया तो हमारा गलत भी हो सकता है। लिख लीजिए अब। करते हुए जो भी डाउट आ रहा है वो पूछ लेंगे। जल्दी आ जाओ। यहां लिखते हुए आपको कोई भी डाउट आ रहा है, स्पेशली क्षितिज ने पूछा, तनिष्का ने पूछा, जिसका हाथ खड़ा, आपका तो टोटल क्लियर हो जाना चाहिए भाई। जिसने पूछा, बाकी मैं आप वाले क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ आज। नहीं नहीं, क्योंकि फ्लक्स निकलवा रहा है ना ए पे। अब सी पे आप जीरो तो ले नहीं सकते हो। तो सी पे सेम ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ दे नहीं रहा। मोस्ट पॉसिबल आंसर पे ये था। बाकी ई दे देता तो क्वेश्चन बढ़िया हो जाता, फिर वो बहुत क्लैरिटी से दिख रहा होता। अगर ई दे देता तो। बढ़ो।
अगला कौन सा स्लाइड बोल रहे हो? स्लाइड फोर्थ। स्लाइड ही बोल दो यार, मैं अगली बार कुछ करता हूँ इस पे। फोर्थ कह रहे हैं लोग। ये आओ। इस इस बहाने क्या होगा? इस बहाने क्या होगा कि क्वेश्चन आपका हो भी जाएगा। मतलब आपको जब असाइनमेंट फॉर्म में दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, तो कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे ये सारे। कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तपस्या क्या? हर्ष खड़ा है। हर्ष, चाबी वाबी तो नहीं देनी कोई? कुछ देना तो नहीं है? जल्दी दे। बजाए जा रहा है देख। शर्म नहीं आ रही उसको। हम्म। एक सेकंड। बाहर। अच्छा क्या? दे दे। ये काम भी कर रहा हूँ मैं। चाय कभी दूध भी लाया क्या कोई? तो दे सकता हूँ। मैं इसीलिए तो हूँ यार। कितना बड़ा बोर्ड लगा दूं, प्लीज डू नॉट नॉक द डोर। करंट लगा दूं क्या? हाँ। चलिए। इतना दिमाग क्वेश्चन करने में लगा लो यार प्लीज। चलिए। थ्री आइडेंटिकल चार्जेस। सीपीएससी 2022 ऐसा कुछ लिखा है। थ्री आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, separated by a distance d. The magnitude of force on a charge from its near neighbor charge is, let I be the unit vector, then force on each charge. कुछ भी दिया नहीं क्वेश्चन में। अगेन क्वेश्चन में कुछ कुछ सोचना पड़ेगा। तीन चार्जेस रखें। अब आपके पास आइडेंटिकल चार्जेस है। मान लो ओरिजिन में एक रखा है क्यू, फिर डी दूरी पे एक और क्यू, फिर डी दूरी में एक और क्यू। सही है। अब लेफ्ट टू राइट बताना। बड़ा ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे। अब आपने ये ए ले लिया। ये वाला पॉइंट आपका ए, ए बी और सी। अब यहां पे लाइक चार्जेस है। सारे इधर देखेंगे ध्यान से। तो ये, इस पे मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें बात कर रहा हूं तो यहां पे फोर्स ए बी, ए बी पे फोर्स यहां पे लगेगी, क्योंकि ये लाइक चार्जेस से रिपेल करेंगे। और एसी पे भी लाइक लगेगा, इधर ही लगेगी। एसी, एसी इसी के ऊपर यहां पे दिखा देता हूं। एसी एग्री कर रहे हैं सारे लोग? लेफ्ट साइड में लग रही है। क्या लग रही है? तो यानी कि आंसर जो है वो 100% शायद लेफ्ट टू राइट बोल रहा है। ओरिजिन में कोई नहीं रखा ना इसने? एक सेकंड रुक जाओ बस। नहीं, ओरिजिन में तो हमने हमने रखा है। इसने इसने तो कुछ नहीं बोला ना इसे। नहीं। तो आपका शायद तो आंसर डी होना चाहिए। सी है? सी। सॉरी, आंसर क्या है? सी है तो बस निकालना ही क्यों है? मतलब ऐसे तो सी आ ही गया। क्योंकि अरे भाई देखो ना, सी, सॉरी सी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो उसने इतने अच्छे ऑप्शन दे दिए, काश बोर्ड्स भी दे दे। तो सी पे यहाँ पे माइनस हो गया। अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा। भाई माइनस तो तीनों में से एक ही है ना। पूरा तो करने का मतलब ही नहीं है, लेकिन कर लेंगे। अब आप देखिए। अब आप देखिए, एफ ए बी अगर आप निकालते हैं, एफ ए बी, जो लोग समझने के मूड से बैठे हैं, तो एफ ए बी हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या होगी? लेफ्ट होगी। ठीक है, इसको एफ मान लेना। और एफ ए सी जब आप निकालोगे, के क्यू इंटू क्यू, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा 2D। क्या हो जाएगा? क्योंकि ए और सी के बीच में 2D दूरी। मैं क्वेश्चन को बिना वेक्टर फॉर्म के करूंगा, लेकिन लास्ट में वेक्टर को डेवलप करूंगा, क्योंकि मेरा आंसर वेक्टर में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है वेक्टर वाइज समझने के। मैं कर उसी मेथड से रहा हूं जिस मेथड से मैंने डे वन से क्वेश्चन करा। मेथड नहीं बदलूंगा। तो ये भी टूवर्ड्स क्या हुआ? लेफ्ट। अब बात हो गई खत्म। तो ये एफ है, ये हो जाएगा 1/f के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और ये एफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा f/4। क्या आ जाएगा? अब आपको पता है कि एफ ए बी एंड एफ ए सी जो है लेफ्ट डायरेक्शन में, किसमें? लेफ्ट। तो जो नेट फोर्स होगी इसके ऊपर,
एफ ए, वो एफ ए बी प्लस एफ ए सी होगी, एग्री करते हैं? तो ये हो जाएगा एफ प्लस एफ बाई फोर, क्या हो जाएगा 5f/4। अब ये लेफ्ट साइड में लग रही है, क्या लग रही है? तो लेफ्ट साइड में लगने का मतलब है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको, हाँ, आपको यहां पे माइनस आई कैप लगाना पड़ेगा। जिसको नहीं पता, आई कैप होता है पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने माइनस एफ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में। ऐसे ही आपको बी पे भी निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको सी पे भी निकालनी पड़ेगी। एक बार बी पे भी देख लेते हैं, कितना समझ में आने खड़े हो जा। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करने का, अगर नहीं भी हुआ तो चल जाएगा काम, मैं दोबारा बता दूं। मेरा आने से बड़ा सिंपल सवाल है अभी, यहां देख लीजिए कलर। चल, जो बी पे सी बी फोर्स लगाएगा, बी पे ए बी फोर्स लगाएगा, हर चार्ज में दो जगह से फोर्स लगेगी। बी पे जो सी फोर्स लगा रहा है वो लेफ्ट लगेगी राइट? हम्म, लेफ्ट लगेगी क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करेगा, तो ये आपका आ जाएगा एफ बी सी। और बी पे जो ए लगा रहा है राइट लगेगी लेफ्ट? राइट। अब बड़ा सिंपल है कि एफ बी सी और एफ बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अब कोई कहेगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कैसे होगा? क्योंकि के क्यू क्यू अपॉन डी दोनों के लिए सेम है। के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर दोनों के लिए सेम है, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इसमें फोर्स क्या होगी? जीरो। हालांकि हमारा आंसर तो पहले पॉइंट पे ही आ चुका था, हम तो निकाल के आगे बढ़ चुके थे, हम थोड़ी पूरा बोर्ड्स में निकालेंगे पहला आते ही, अगर ऐसा बोर्ड सच में ही देते। तो ऐसे करके आप सी पे भी निकाल लोगे। सही है क्या? अभी भी सवाल है, जवाब है, पूछ लो, अभी मौका है आपके पास। आपको क्या आप दो को बोल रहा हूं, एंजल को बोल रहा हूं, या जिन्होंने इनिशियल क्लासेस स्किप करी, कि सवाल ये होना चाहिए कौन सा पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कौन सा? कौन सा? पहला वाला? अब दूसरे वाले टाइम पे पहला वाला बोल रहे हो, चलो दोबारा बता देते। बैठ जाओ। ए ए पे फोर्स दो लोग लगा रहे हैं, बी और सी, क्योंकि दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, बाकी लोग लिख लेना। ए पे बी पे ये फोर्स लगाएगा क्योंकि लाइक है, रिपेल करेगा, तो एफ ए बी इधर आएगा। ए पे सी बी निकालेगा, लाइक चार्जेस से रिपेल करेगा, यानी कि एफ ए बी और एफ ए सी लेफ्ट साइड में लगेंगे, यानी कि जो नेट फोर्स है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब एफ ए बी क्या है? एफ ए बी के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और एफ ए सी क्या है? के क्यू क्यू अपॉन टू डी का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दी, ये इसको मैंने एफ माना था, तो यहां पे ये मेरा एफ दोबारा मिल गया, तो ये एफ बाई फोर हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होंगे? ऐड। वहां पे देखो राइट साइड में ऐड करें, एफ प्लस एफ बाई फोर, 5f/4। 5f/4 वेक्टर फॉर्म में लिखा तो माइनस आई कैप भी लगा दी, लिख लीजिए। अभी भी डाउट है करते हुए तो सवाल पूछ लेना। जल्दी। अगला ग्राफ सिक्स। आज एब्सेंट कौन है यार? मरियम, भार्गव, मरिया, मरिया एंड भार्गव, जोएल, अविश ये नाम लिखिए, नाम लिख। जोएल, भार्गव, जोएल भार्गव,
जोशना, जोएल भार्गव, जोशना, और कौन एब्सेंट है? एलेक्सिस, एलेक्सिस और मारिया। बड़े। और सारा गेम फिगर में है, फिगर में ही बहुत चीजें दिखी। अब जैसे जो बच्चा चालाक है, अब आप यहां समझो, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आप बच्चे पढ़े हो। आपको पता था, जैसे आपने फिगर बनाया कि ए पे, ए चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड लग रही है, तो उसका आंसर माइनस आई कैप आएगा। मान लो दो जगह माइनस आई कैप होते, इस पे और इसमें, तो ये दो आउट हो जाते, फिर इन दो पे से चूज करना होता। अब मान लो इसमें लिखा होता माइनस फाइव फाइव एफ बाई फोर, और उसमें लिखा होता माइनस एफ बाई फोर, तो आपका आंसर क्या होता? माइनस एफ। बाकी दो पे थोड़ी निकालते आप, बाकी दो पे तो निकालना ही नहीं होता, हमें पहले पे निकाल के टिक करते हैं, बाकी नहीं निकाल। लेकिन हाँ, इसमें भी माइनस फाइव एफ बाई फोर और इसमें भी माइनस एफ बाई फोर, तो हम फिर दूसरे पे निकाल। तीसरा तो निकालने का मतलब ही नहीं होता, तीसरा तो निकालना ही नहीं होता, पहले दो पे ही क्लियर हो जाता है कि आंसर कौन सा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये तो नहीं है, ये हो गया जिन्होंने पढ़ा है। ये देख लीजिए। चलिए शुरू करें, चलिए। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2, तो ये डाइपोल मोमेंट P1 P2, और यहाँ पे ना डायरेक्शन दी हुई है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होती है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर होगी। आर प्लेस्ड ऑन अ प्लेन विद सेंटर एट O, सेंटर O पे, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी ये रहा, ये फिगर थोड़ा सही आई, ये रहा, एट पॉइंट सी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ए, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है? तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी। जो पॉइंट सी है वहां पे एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ बोल तो रहा है यहाँ पे, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 37 डिग्री एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कुछ ये रिजल्टेंट नाम दे रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और ये आपका पॉइंट सी। अब क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट, द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ए एंड बी, P1 by P2, P1 by P2 आपको बोल रहा है, क्यों? बता दो, अगर आपको लग रहा है क्यों। अभी तो बहुत सारे सवाल है क्वेश्चन में, क्योंकि इसने दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल भी दे दिए, सही है, वो भी समझ में आ रहा है फिगर में। सेंटर, आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल ये हो गया दोनों के लिए, ये भी ओके है। एट पॉइंट सी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ए, पॉइंट सी पे एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 37 डिग्री एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस, तो 37 डिग्री ऊपर नीचे पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो ऊपर बना लिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद ये पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट ए एंड बी का बता दो। हम्म। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है ये। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि 37 डिग्री बना रहा है। एक तो होगा ई कॉस थीटा, कॉस 37 डिग्री, और एक होगा ई साइन 37 डिग्री। सही है सारे? आप सारे इधर देख लीजिए, बात नहीं भाई, आता है तो बता दीजिए। अगर पॉइंट सी पे आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो होंगे, हमेशा अलोंग द एंगल, एंगल के अलोंग कॉस कंपोनेंट आता है, परपेंडिकुलर टू द एंगल साइन कंपोनेंट आता है। बात सही कह रही है, ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी जो डाइपोल है उसके लिए एक्सियल लाइन, और ये पॉइंट सी जो इक्विटो जो डाइपोल भी है उसके लिए इक्वेटोरियल लाइन।
तो ये पॉइंट सी जो आपको दिख रहा है, ये डाइपोल ए के लिए एक्सियल लाइन है और डाइपोल बी के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है। अगर मैं डाइपोल ए की बात करूं तो डाइपोल ए के लिए वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या हुआ? एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड वो हुआ डाइपोल ए के लिए। ठीक है। हम्म। हाँ ये हुआ कैसे? हाँ। पहले साइड पे जो दे रखा है उससे हमने हाई पी और एच निकाल लिया, टैन लगा दिया तो टैन। अरे नहीं नहीं, आपको पूरा रीजन देना पड़ेगा ना। आपको डायरेक्ट पे आपको डायरेक्ट में आपको ऐसे नहीं होना होगा, आपको लॉजिक के साथ देना, आंसर से मतलब नहीं है। अब ये P1/P2 साइन 37/cos 37 कैसे कर रहा है? tan थीटा ऐसे थोड़ी लेगा, उस पर डाइपोल की वैल्यू का रेशियो थोड़ी निकाल ले ऐसे। लॉजिक भी तो देगा ना। आ जाइए इधर देखिए। नहीं, डाइपोल ए में एक्सियल इक्वेटोरियल से भी करा जा सकता है, लेकिन अभी उसकी बात थोड़ी ट्रिगर कर रही है, वो पॉइंट भी ठीक बोल रहा है वो। अगर उससे जाना है डाइपोल से थोड़ा लंबा जाएगा, पहले उसकी बात से कर लेते हैं, डाइपोल से शायद लंबा होगा, इसलिए इस पॉइंट पे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ आंसर। अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखूं तो इस पी ए डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होगी। और अगर आप बी डाइपोल की डायरेक्शन देखते हो, ये तो हो गई डाइपोल ए की डायरेक्शन, और बी डाइपोल की डायरेक्शन देखते हो तो आपकी क्या होगी? B2 यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव नीचे होगी। नेगेटिव पॉजिटिव कहां होगी? नीचे। अब प्रॉब्लम है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी बात है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली दिया नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह आप देखते हैं तो 37 डिग्री बना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्स एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि मेंशन नहीं क्वेश्चन में, यही तो सवाल है, नीचे से तो जुगाड़ करके आंसर मैं भी निकाल दूंगा जो आप कह रहे हो। वो तो बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि नीचे से दिख रहा है आंसर, ऊपर से आंसर दिख नहीं रहा। भाई ऊपर से आपको आंसर दिख नहीं रहा है, नीचे से तो जुगाड़ करके निकाल ही लोगे आप टैन लगाने के चक्कर में। बोलते रहो, सुन रहा हूं। हम्म। देख किसी का भी नहीं राम, पहले इधर देख लो आप। बस एक ही बात सच है, क्वेश्चन में जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा मुझे अभी अभी भी नहीं दिख रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 37 डिग्री, इधर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 37 डिग्री किस एंगल से दिख नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए, जो कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हम लोग 37 डिग्री एंगल ये ले लेते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन बच नहीं रहा है। आपने 37 डिग्री ये ले लिया विद द एक्स एक्सिस, ये पी है। अब 37 डिग्री जब आपने ये लिया,
ठीक है। अब यहां पे ये आपका पी ए, ये वाली वैल्यू पी ए आपकी, और ये वैल्यू आपकी पीबी है। तो अगर tan 37 की बात आप करते हो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर इज पीबी, बेस इज पी ए। अब tan 37 क्या है कि आप ये देखिए, इन्होंने आपको वैल्यू दी है 37 डिग्री, बहुत फेमस वैल्यू। तो 37 डिग्री में ये दिया है 3, परपेंडिकुलर बाय हाइपर ये 5, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगी। और यहां से अगर आप tan 37 की वैल्यू निकालते हैं तो आ रही है 3/4। क्या आ रही है, 3/4। तो 3/4 आप वैल्यू यहां से डाल देंगे, विच इज पीबी बाई पी ए। हमें निकालना है पी ए बाई पीबी। तो पी ए बाई पीबी क्या हो जाएगा, 4/3। लेकिन अभी एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कर रहा है शुरू से। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमने इस तरफ ले ली। इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नीचे की तरफ ले ली। इन्होंने एक चीज बोली, इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। इन्होंने पॉइंट सी पे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, अभी अभी और समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इन डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। आपको पता है एक्सियल लाइन में भी आता है, इक्वेटर में। वो कह रहा है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो रिजल्टेंट क्या है, और वो 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस बना रहा है। तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसकी वजह से आ रहा है। मान लो आता है, अब मैं इस बात में अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ये 37 डिग्री ये ले लिया। अब पी ए ये रहा, पीबी ये रहा। हमने यहां पे वैल्यू निकाली, साइन 37 डिग्री की वैल्यू दी है 3/5। यहां से बेस आ गया 4। पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है, 3² प्लस 4² इज इक्वल टू 5²। अब यहां से tan 37 आ गया 3/7, 3/4। तो tan 37 की वैल्यू यहां पे डाली तो आई परपेंडिकुलर बेस पीबी बाई पी ए। पीबी बाई पी ए आ गया, हमें निकालना है पीए बाई पीबी आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे क्यों आ रही, देखिए वो भी समझ में आ रहा है। ये हमारा डाइपोल है, ये आपका हो गया पॉइंट ओ। ये बी है, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है। ये ए डाइपोल है, ये नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। और यहां पे आपका पॉइंट सी कहीं पे। अब आप ध्यान से देखेंगे सारे कि वो नीचे ही क्यों लिया, उसका रीजन अब आ जाएगा शायद। इसके लिए इसके लिए जो बी डाइपोल है इसके लिए ये इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, बी डाइपोल के लिए ये जो सी लाइन है ये क्या, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल में, अब बहुत बहुत डीप हो गया क्वेश्चन। इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी कहां है, ये है, ये आपका पी है, पीबी। और इक्वेटोरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और डाइपोल मोमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर की तरफ होगी, ईबी होगी, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसमें इसमें जो आप बोल रहे हो, इसमें जो डायरेक्शन है आपकी पीए की, ये पीए है, पीए की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव ये। और क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल लाइन ट्रीट हो रहा है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट के लिए, ये एक्सियल लाइन आएगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। क्योंकि ई एक्सियल और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। बोलना है कुछ, एक्सियल लाइन पे ये होती है। अभी भी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आएगी क्या आएगी, वो आनी इधर ही चाहिए, वो नीचे नहीं आनी चाहिए, अभी भी आनी ऊपर ही चाहिए जैसा दिख रहा है अभी क्वेश्चन में। अब मान लो हम ऊपर अभी कर ही देते हैं। अब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए, कुछ आ रहा था। हाँ, अब यहां पे एक आंसर में तो 4/3 ऑप्शन होगा, इसलिए 4/3 आंसर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब ये कह रहा है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है जो 37 डिग्री बना रही है विद द एक्स एक्स। हाँ, बोलो बोलो पीछे। आंसर 2/3 है, तभी तो कह रहा हूं यार, ये लोग आंसर के चक्कर। अब आ जाएगा, अब पता नहीं, ये मिटा दो पहले। आंसर देखना क्या है यार इसमें, डिजिट 6th क्वेश्चन आंसर निकाल के बैठे हैं, हैं हैं
तो ऐसे भी आ जाएगा, रुक जाओ। प्रॉब्लम थी इन्होंने डायरेक्शन में, अब देखिए सर, सबसे पहले इसका कोर कंसेप्ट जो समझ में आ रहा था वो ये है कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से जो एक्सेल लाइन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऊपर आएगी, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही गिरनी थी, जो 37 डिग्री बना रही है विद द एक्स एक्सिस। अब आपने ये पार्ट, ये पार्ट का एंगल तो काम आएगा, लेकिन अभी फिलहाल शुरू से ही रब करें। अब ये, अब आपने, वो बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, क्योंकि रीजन आ गया उसका tan, अगर आप tan 37 लगाते हो, tan 37, ये आपका ये है, ये आपका ईबी है, तो tan 37 हो जाएगा ईबी बाई ए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईबी बाई ए हो गया। अब ईबी जो है, ध्यान से देखेंगे, वो ई इक्वेटोरियल है, क्या है, और ई जो है वो ई एक्सियल है। मान रहे सारे, मेन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है सच में, पूरा मेन स्टैंडर्ड, क्योंकि एक नंबर में 4 नंबर की बात पूछ ली उसने, जिसको समझ में आ रहा है उसी को आएगा। ईबी की वैल्यू आप डाले ई इक्वेटोरियल, और ई ए की वैल्यू डाले ई एक्सियल। tan 37 कितना आया था, 3/4। इसको याद भी कर सकते हो, जैसे बचपन से सब याद कर रहे हो, ये 3/4, 3/4 है ना। अब ई इक्वेटोरियल होता है, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आप पूरी डाल लीजिए, ई इक्वेटोरियल होता है केपी बाय आर क्यूब, तो केपी बाय आर क्यूब, आर क्यूब। अब ई इक्वेटोरियल आपका किसकी वजह से, बी की वजह से, किसकी वजह से, बी लिख लीजिए यहां पे, और ई एक्सियल लिख लीजिए केपी बाय 2 केपी बाय आर क्यूब, 2 केपी बाय आर क्यूब, ये ई एक्सियल डाला है, आर क्यूब गया और के गया, ठीक है। अब 3/4 इज इक्वल टू पीबी बाई 2 पीए बच जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 आ जाएगा पीबी बाई पीए, तो पीए बाई पीबी क्या आ जाएगा, 2/3। एक उस बच्चे के लिए क्लैपिंग कर दीजिए भाई, उसने उस पॉइंट पे बात करी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप क्या कर रहे हो, बाकी लोग सिर्फ जुगाड़ कर रहे हो। जब मैंने आपसे बोला, जितने लोगों ने आंसर निकाला, मैंने आपसे बोला ये क्या, ले लो, कोशिश है, अटेम्प्ट अच्छा कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा भी सवाल ये था, 1 मिनट तो मुझे भी सिंक करने के लिए लगा क्वेश्चन की, यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बात हो रही है, मैंने भी सिंक आपके साथ क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, मैं खुद के बारे में भी सच बता रहा हूं, पहले जित इतने लोग बैठे, क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में 4 5 टॉपिक एक साथ लग गए। एक तो 2 डाइपोल दिए गए, फिर समझ लो एक बार लास्ट, ये डाइपोल है, ये सी इस डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन है, लेकिन इस डाइपोल के लिए ये सी इक्वेटोरियल बन गई, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सियल की वजह से, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, तो दिस इज योर ई एक्सियल, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, लेकिन ई इक्वेटोरियल कहां है, ऊपर, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है वो 37 डिग्री है, ये इसका एक्चुअल फिगर है। इसके बाद आपने tan 37 लगाया ईबी बाई ये, लेकिन ईबी जो है आपका वो ई इक्वेटोरियल है, क्या है, ई इक्वेटोरियल, ईबी इज इक्वेटोरियल, जिनको भी समझ में आ रहा है बहुत प्यारा, ईबी इक्वेटोरियल, और ई आपका जो है वो ई एक्सेल है, ई इक्वेटोरियल ई एक्सेल की आपने वैल्यू डाली प्रॉपर, प्रॉपर डालने के बाद आपने देखा, और यहां पे जो कैंसिल हो रहा था डाला, और आंसर आया 2 जो भी हमारा 2/3। मतलब अगर आप ये बोले, ये क्वेश्चन यूलाइक ने कॉम्पिटेंसी में डाला, कॉम्पिटेंसी मतलब ये सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन फॉर मेन स्टैंडर्ड, मेंस का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, लिख लीजिए, बहुत बड़ी, तेज तो बोल ले इन्हें, हाँ वेक्टर ही है वो, हाँ हाँ, क्वांटिटी क्या, फोर्स डिवाइड नहीं होता, डिवाइड तो आप किसी भी क्वांटिटी स्केलर को भी कर सकते हो और वेक्टर को भी, इस पे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन देने के बाद, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ ले लो, मुझे चाहिए नहीं। दूसरा प्रथम का आंसर आ गया सर, आंसर आ गया, ये क्यों नहीं आंसर, अबे भाई रीजन तो, रीजनिंग में तो जाओ मेरे साथ, मैं भी तो आपके साथ रीजनिंग में जा रहा हूँ, और आप अच्छा कर रहे हो, नेगेटिव में भी पॉजिटिव है, अटेम्प्ट करके भेजा, क्वेश्चन प्यारा था लेकिन भाई,
पता नहीं समझ किस किस को आया होगा, लेकिन हाई पिच क्वेश्चन, क्योंकि उसमें वो लाइन जो है ना, उसने उसने डाइपोल मोमेंट को ई एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों से मिक्स कर दिया क्वेश्चन। फिगर भी इतना प्यारा है उसका। वो तो यूज हुआ ही है ना एंड में, वो तो यूज हो ही रहा है, देख ले। वो तो तेरा यूज हो ही रहा है। लेकिन ये तो डाउट बनता ही बनता है, ये किसके, ये मतलब ये हो गया तो अभी तो बताया नहीं आपने। देखो, जब आपको अपनी बात आ रही है तो आपको किसी से नहीं देखा, आपको अपनी बात बतानी भी तो पड़ेगी। जब बताने वाली बात आई, क्योंकि इस क्वेश्चन को बताना थोड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीपल चीज चल रही। एक तो आपने डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से ई एक्सेल की डायरेक्शन डिसाइड करी, और फिर आपने बी वाले डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से इक्वेटोरियल की डायरेक्शन डिसाइड। क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है बी की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऊपर। ये हमें किसने सिखाया था, डेरिवेशन। क्वेश्चन तो नो डाउट 100% लेवल का। फिर वो कह रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट बनाया, वो कितना एंगल बना रहा है, क्वेश्चन ने बताया। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई, फिर आपने ई एक्सियल इक्वेटोरियल का रिलेशन लगाया। प्यारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ही बहुत हाई स्टैंडर्ड। हाँ, वो तो है ही। तो एक दो क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड में मतलब अच्छे करोगे तो अभी समझ में। 37 डिग्रीज फेमस वैल्यूज फॉर मेंस एंड नीट, उन पे बहुत ज्यादा यूज होती। अपने अपने स्टैंडर्ड में 30-60 आती, यहाँ पे 37। इसका स्टार तो सारे हैं भाई, यू लाइक। जो क्वेश्चन आपको दिए सारे सिलेक्टेड ही दिए, मैं अभी करना तो एथिकली आपको पूरी यू लाइक थी, लेकिन मैंने वहां से बस निकाल के आपको मेन क्वेश्चंस दिए। यू लाइक में तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, सारे क्वेश्चन पीवाई क्यूज है, ये सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये तो सारे स्टार। कौन सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपको सिखा रहा है। बड़े आगे लिख रहे हो, लिखो। टाइम कितना हो गया, 8 बज गए, 5, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अगले डाउट, अगले क्वेश्चन। कौन सा डाउट है, ये हो गया। लिख रहे हो, लिखो लिखो। लिख लो भाई, इतना टाइम समझाने में लगा, लिख लो आप। हो गया बड़े। चल, कौन सा कह रहे हैं? ये डाउट है, सारे ही पूछ रहे हो इस हिसाब से। Two charges Q and minus 3Q are separated. Please don't. Where should a third charge be placed such that it will not experience any force? ये तो इजी, तो कराया है यार। देखिए, एक्स एक्सिस पे प्लेस किया हुआ, तो आपने फिर वही बना देना है, फिगर बना दी। मान लीजिए आपका एक चार्जेस क्यू ओरिजिन में रखा है, और आपका इनके बीच का डिस्टेंस डी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। एक -3Q आपने यहां पे रखा हुआ, -3Q। Where should a third charge 2Q place? It will not experience any force. अब सारे इधर देख लो यार, अब मत लिखो भाई, जब लिखना था तब लिखा नहीं, अब समझना है तो समझ नहीं रहे। क्यों, तेज बोल। कहाँ पे रखना चाहते हो, क्यों, ऐसा तो बोला नहीं। आपकी मर्जी है, रख लो, रख के कर सकते हो। मैं नहीं रख रहा हूं, आप रख के कर सकते हो। ठीक है।
अब क्या है कि वो कह रहा है कहां पे चार्ज प्लेस करोगे आप, कहां पे चार्ज प्लेस करोगे। क्वेश्चन सही है आपका, इधर रखो उधर रखो, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं। नेगेटिव को नेगेटिव में रखेंगे ऐसा भी उसने कोऑर्डिनेट दिए नहीं। अब वो कह रहा है थर्ड चार्ज को कहां रखे, उसमें से नेट फोर्स जीरो आएगी। अगर आपने थर्ड चार्ज को मानो यहां पे रखा, जो समझ रहा है इधर ही देखते रहना भाई। अगर मान लीजिए आप थर्ड चार्ज को यहां पे रखते हैं, तो अगर यहां पे हमने सी पॉइंट पे रख दिया थर्ड चार्ज को, और उसकी वैल्यू है 2Q, पॉजिटिव चार्ज है। अब ए और सी पे देखेंगे तो दोनों लाइक चार्जेस है, तो सी ए इस तरफ लगेगा, से यस और नो, लाइक चार्जेस रिपेल। और सी बी जो सी पे फोर्स लगाएगा वो भी इस तरफ लगेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्या होगी। अब इस पॉइंट पे हो ही नहीं सकता कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो कुछ फोर्स बनेगी। तो यानी कि पॉइंट बीच में तो नहीं है, या तो पॉइंट इस चार्ज के इस तरफ है, या तो चार्ज पॉइंट इस चार्ज के इस तरफ। तो ये फिगर से पता लग गया, ये तो डिस्टेंस बड़ा आएगा। मान लो अब इस फिगर को मैं फटाफट अगर यहां पे राइट साइड बनाऊं, मैंने क्यू यहां पे 0 0 लिया, यहां पे -3Q0 लिया। अब मैंने चार्ज को यहां पे रख दिया 2Q को, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। अब चार्ज को यहां पे रखा। अब मैं अब मैं सी पॉइंट पे बी पॉइंट की वजह से लगाऊं तो अट्रैक्टिव होगी सी बी, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। यहां पे रखा है -3 की, तो सी बी की वजह से अट्रैक्ट करेगी, और ये दूरी आप एक्स ले लीजिए। अब सी पे ए की वजह से जो फोर्स लगेगी वो रिपेल करेगी दोनों लाइक चार्जेस से, यस और नो। तो एफ सी बी इज इक्वल टू एफ सी ए कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एफ सी बी, जिसका डाउट है, ये क्वेश्चन करना चाहिए था वैसे आपको, एफ सी बी। अब सी और बी के बीच में देखना है, बी पॉइंट ये है, तो एफ सी बी हो जाएगा के 2Q 3Q, और उनके बीच की दूरी को एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, एक्स, और डायरेक्शन है टूवर्ड्स लेफ्ट। दूसरा है एफ सी ए, के 2Q 3Q, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, उनके बीच की दूरी है एक्स प्लस डी। क्या दूरी है, एक्स प्लस डी। आपका डाउट है एक्स प्लस डी, तो एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। क्योंकि उस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो लगवाना है, तो एफ सी बी को एफ सी ए के क्या होना होगा, बराबर। अपोजिट डायरेक्शन में ये बराबर हो जाएगी, तो यहां पे आ गया 2K Q² बाय एक्स स्क्वायर, 6 होगा, सॉरी, 2 × 3 6, और ये होगा 2 × 3 6, 6K Q² अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल ही हो रहा है यार पूरा, है क्या होगा, 2Q × Q, 2Q², 2Q², तो ये 2Q² आपका हो जाएगा। अब ये 2Q² हो गया, KQ² से KQ² कैंसिल हो गया, तो 6/x², 2/x+d का होल स्क्वायर। अब x प्लस डी का होल स्क्वायर यहां आ जाएगा अपॉन x², ये वो उधर चले गया 2/6, 2/6 इज 1/3, स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, x प्लस डी बाई एक्स 1/√3, तो √3x प्लस √3d, x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x हो जाएगा √3 -1 माइनस √3d, तो x आ जाएगा -√3d अपॉन √3 ये नीचे चले जाएगा, लिख लीजिए। लिखते हुए दोबारा डाउट आए दोबारा पूछ लीजिए, किस पॉइंट पे डाउट आ रहा है वो जरूर रेस करें, ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए जितने लोग भी बैठे हैं। यहां देखो यहां क्या आ रही है मेरी, एक्स ले लिया, यहाँ पे √3 -1 माइनस मेरी आ रही है डी -√3d अपॉन √3 -1। उसके बाद इसे रैशनलाइज करो, आंसर यही होगा। आंसर मत दिखाओ मुझे, आंसर मेरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है -√3d अपॉन √3 -1, इसको रैशनलाइज करो, शायद आपका मिल जाए, शायद। तो आप अपना आंसर मत देखो, आप इधर देखो कि जो अपना आंसर आए वो, और लॉजिक देखो बस।
कौन सा वो अपना -3 क्यों? 2 क्यों कह रहे हो? हमें नहीं पता, कहीं पे भी हो, लेफ्ट में भी हो सकता है। मैंने नहीं कहा कि वो राइट में ही होगा। मैंने तो आपको प्रूव करा वो राइट में है, कहाँ गलती है? मुझे नेट फोर्स 0 दिखाना है। मैंने आपको 2 केसेस दिखा दिए, मैं बीच में भी रखा। बीच में पॉसिबल नहीं हुआ, मैंने राइट पे रखा, आपने लेफ्ट में रखा। अगर लेफ्ट में रख के सिचुएशन ऐसी आ रही है, लेफ्ट से कर लो। आप कहीं से भी कर लो, लेफ्ट में रख के डिस्टेंस एक्स की वैल्यू शायद वहां से भी सेम ही आएगी। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं। तेज बोलिए। राइट ही लिया, अभी लेफ्ट कह रहे हो? हाँ। हाँ। हाँ, नहीं है, बिल्कुल वही तो बता रहा हूं, उसको लेके कर लो लेफ्ट। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं ले सकते। आप जहां आपका मन है, पॉइंट तो वो कहीं पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, चार्ज के राइट पे भी हो सकता है, और चार्ज के लेफ्ट में भी हो सकता है। और जहां तक अगर ये ऑप्शन बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं है, शायद ऑप्शन दिए नहीं थे, अगर ऑप्शन दिए तो डिस्टेंस वेरी भी कर सकते, लेकिन अभी बता रहे सेम ही आ रहा है शायद लेफ्ट। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आने हैं, ये आपके पीए में क्वेश्चंस आएंगे। पीए 1 में आपको स्टैंडर्ड पे पेपर मिलता है, याद रखना जितने लोग बैठे हो। अगर आप ये आप एक दो क्वेश्चन जो लाए, जो आप क्वेश्चन लाए, वो क्वेश्चन नॉलेजफुल क्वेश्चन, वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। दो बातें अलग है, एक नॉलेज के लिए आपके क्वेश्चन को हमेशा अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ये डायरेक्ट एग्जाम में आए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हम तो कि आप इसको मतलब आप साइड वो वाली की एक्शन था और मोस्टली मतलब एक एरिया पे था, लेकिन कुछ नाम इस साइड पर जो है पोस्टमैन नेगेटिव साइड पे कुछ ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए उसके साइड रखेंगे। हाइपोथेटिकल बात तू फिर वही कर रही है जो मैं पिछली क्लास में भी तुझे समझा रहा हूँ। इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया, अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में, यू आर गोइंग आइडियली, कम्युनिकेशन आइडियली चल रही है आपकी पिछली एक दो क्लास से, बिल्कुल आइडियली बात कर रहे हो। बहुत सिंपल है, आप पॉइंट राइट रख लो तो भी आंसर सही है। पॉइंट बीच में क्यों नहीं रखा, रीजन मिल चुका है। राइट पे क्यों लग रहे रीजन, लेफ्ट भी रख सकते हो आप, अगर लेफ्ट में भी डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की अपोजिट लग रही है तो ये स्टेबल अनस्टेबल कुछ लॉजिक नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं इन बात का। आप कहीं पे भी रख लो और प्रूव्ड लाए करो अपनी थ्योरी, हाइपोथेटिकल मत बोलो। अभी इतने आप इतने सालों से मुझसे पढ़ रहे हो, अब ये बातें हाइपोथेटिकली करते हो ना, तो बुरा भी एट द सेम टाइम ये लग रहा होता है कि हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो, ऐसा होगा, ऐसा बोला, ऐसा किया। उन्होंने सही बोला होगा, मैं उन किसी को गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका पॉइंट क्वेश्चन के साथ लेके आओ। या तो आपके पास क्वेश्चन हो हमेशा कि सर क्वेश्चन ये था, हमारे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, अभी हम जो कर रहे हैं आंसर गलत आ रहा है, या हमारे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, वहां पे कुछ अलग आ रहा है, तो बात कुछ बन जाए शायद। हाइपोथेटिकल कर रहे हो बातें आजकल। क्वेश्चन लेके आओ, उस पॉइंट पे डिस्कशन होना चाहिए, जिस पॉइंट पे बात चल रही है तब बात बनेगी। अभी तो बात जेन्युइनली बिगड़ेगी, क्योंकि बात हाइपोथेटिकल हो रही है। सर ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा कहा, मैं ऐसा सोच रहा हूं। अरे आप क्या सोच रहे हो, किस डोमेन में क्वेश्चन हुआ है वो आप ही जानते हो। मेरे को तो पता नहीं, मेरे सामने सच और आपके सामने सच, एक क्वेश्चन जो हमने कर लिया, जो आपको दिख रहा है सामने, ये हुआ वो हुआ वो। आंसर निकाल के दिखाओ, आंसर जो आ रहा है वो लेके आओ, क्वेश्चन को पहले ही भेजो ग्रुप में, डालो। अगर वो क्वेश्चन वर्थ वैल्यूएबल होगा क्लास में जरूर करें, बिल्कुल करें। आप तो पढ़ रहे हैं, आगे अगली क्लास में डाउट लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे डाउट। ये पीडीएफ चाहिए आपको? हम्म। आ सकती है सर। आप दूसरे हाइपोथेटिकल हो मेरे सामने, बताता हूं क्यों क्यों आती है। क्योंकि बातों को आप भी कम ही समझते हैं, आइए समझाए आज आपको बात अच्छे से। ये लिखा है, अब थोड़ी मैथ लगाएं और अकल भी लगानी पड़ेगी साथ साथ। बताता हूं क्यों, बुरी तो लगेगी मेरी बात। आप इसे जब रैशनलाइज करेंगे, यू आर गोइंग रैशनलाइज, A-B A+B आइडेंटिटी अगर लगाएंगे तो शायद दो बातें, आंसर दो तरह से अलग हो सकता है।
हो सकता है अपने पॉइंट लेफ्ट लिया हो, आप तो बता ही नहीं रहे अपने पॉइंट कहां लिया, राइट लिया या लेफ्ट लिया। लेफ्ट में डिस्टेंस बदल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ पता, लेफ्ट में रखा हुआ है। हाँ तो लेफ्ट में आंसर ये कह तो रहे हैं सारे अलग आ रहा है। इनका तो मैंने देखा ही नहीं। रुको रुको, सबके सवाल का जवाब दूंगा, पहले आ जाए। बुक में जो आंसर आ रहा है वो है D/√3 - 1। ठीक है। अब जो कह रहे यही आ रहा है, तो बुक ने जो पॉइंट लिया आपने भी वही ले लिया होगा शायद, अगर पॉइंट बुक ने राइट लिया लेफ्ट लिया जो भी लिया। बुक ने जो पॉइंट लिया है मैं बताता हूं वो लेफ्ट लिया है। क्या लिया है? अगर पॉइंट लेफ्ट ले रहे हो तो आंसर अलग आ गया। पहली बात, हमने राइट पॉइंट लिया है, रैशनलाइज करके हमारा आंसर थोड़ा बन सकता है, और वो भी ये लास्ट टू लास्ट ये बन जाएगा नीचे A² - B², नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी, नीचे 2 बन जाएगा, और ऊपर कुछ बदल नहीं सकता। तो दो डिस्टेंसेस आ रहे हैं, राइट में भी पॉइंट पॉसिबल है और लेफ्ट में भी पॉइंट पॉसिबल, आप कहीं से भी आंसर निकालो, कहीं से भी निकालो, और दोनों डिस्टेंसेस अलग आ रहे हैं। एनसीईआरटी ने इनफैक्ट राइट वाला लेफ्ट वाला लिया, इन्होंने यूलाइक ने जो पॉइंट लिया हुआ है वो लेफ्ट साइड में लिया। ठीक है, लेफ्ट है, नहीं वो हमने राइट लिया उसने लेफ्ट लिया। ठीक, ठीक, बड़े शर। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन अगली क्लास में जिन्होंने ट्राई नहीं किए, होमवर्क दोबारा देखा जाएगा, दूसरी क्लास में दोबारा जाएंगे। नोट्स खोलिए प्लीज। इक्विपोटेंशियल लास्ट हो गया था। आइए पोटेंशियल, और लेफ्ट रख के भी D/√3 +1 नहीं आ रहा, इनका D/√3 - 1 है, -1 ही आया है। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, जो D/√3 - 1 रख के गए, तो आपने खुद से सवाल नहीं पूछा कि पॉइंट राइट पे क्यों नहीं रखा। आई मस्ट से कि आपने हेल्प ली कहीं से भी, मुझे हेल्प हेल्प ये मत सोचो आप हेल्प गूगल से ले रहे हो कहीं से ले रहे हो, आपका एफर्ट बहुत है, आप हेल्प लिए, बाकी लोगों से तो बहुत बेटर हो, उन्होंने क्वेश्चन किया ही। हम जो बातें कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन, या जो भी कम्युनिकेशन, या थोड़े कभी कभी आर्गुमेंट्स इस किसी भी टॉपिक में होंगे, उसके हेल्दी लो, आपको कुछ आ रहा है इसलिए आप सवाल बोल रहे हो, वो अच्छी चीज है, गलत नहीं है वो पहली बात, लेकिन कम्युनिकेशन को नेगेटिव मत लो। लेकिन क्या आपने सवाल नहीं पूछा अपने आप से कि मैं लेफ्ट क्यों नहीं ले रही, मैं राइट ले लेती? सवाल पूछना अपने आप से चाहिए। अगर आप कर रहे थे तो राइट लो लेफ्ट लो। हाँ हम्म। नहीं, आलिमा के क्वेश्चन से एक बस पॉइंट हिट करने लग गया, बस अभी तूने बोला तो उस पॉइंट से हिट करने लग गया कि
अब राइट लेफ्ट रखने में भी अगर बच्चों को सोचना पड़ा तो क्वेश्चन तो लेंदी हो जाएगा, पहली बात तो फिर तो आप ज्यादा सोचते हो। अगर अगर इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि राइट रखे लेफ्ट, वैसे तो मेरे हिसाब से अभी तक तो आप कहीं पे भी रख लो, पॉइंट दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए। हाँ भाई। तो यानी कि आप जो पॉइंट रख रहे हो वो किसके पास रख रहे हो? प्लस क्यू। एक एक सिचुएशन जो आलिमा और अर्नब दोनों बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे, अबे सुन लो यार, डिस्कशन चल रहा है यहाँ, गप मार रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमारा -3 क्यू। मैंने यहाँ पॉइंट रखा है, वो कह रहे हैं पॉइंट को यहाँ पे रख लो। मेरा तो अभी तक कहना है पॉइंट को कहीं पे भी रख लो, मैं अपने पॉइंट पे हूं, लेकिन उनका ये कहना है बुक ने भी क्योंकि लेफ्ट रखा है, तो मेरा भी एक क्वेश्चन जग रहा है कि चलो भाई हमारे बोर्ड्स में गलत ना हो जाए क्वेश्चन अगर लेफ्ट ही रखना है। तो वो कह रहे हैं सर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि प्लस और माइनस साइन तो ये डिनोट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो कह रहे हैं जो स्मॉलर चार्ज है उसके बगल में पॉइंट को रख लो आप। तो ज्यादा ज्यादा अच्छा आंसर आ रहा है, सिस्टम जल्दी इक्विलिब्रियम में और स्टेबल। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो इस थियरी को लगा के पॉइंट भी लेफ्ट पे रख लीजिए, अगर आपको क्योंकि बुक से आंसर मैच भी कर रहा है अभी तो, लेकिन उधर से भी अगर हमने जो प्रूव्ड थियरी दी है, आपको इस बात को समझना होगा दोनों को, कि जब आप राइट में भी पॉइंट लग रहे हो तो डिस्टेंस बदलेगा। क्या बदलेगा? डिस्टेंस बदल रहा है, लेकिन नेट फोर्स जीरो राइट साइड में भी होगा। बस आपका एक शब्द है कि लेफ्ट साइड में इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद सिस्टम जो फोर्स है वो स्टेबल रहे आपका चार्ज। तो ठीक है, आप लेफ्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मैं आपके पॉइंट को फिर अब फेवर करने लगता हूं कि शायद आप पॉइंट भी लेफ्ट में, ज्यादातर बुक्स चाहे एसएल होगी यूलाइक होगी जहां जहां से भी हम रेफरेंस ले रहे हैं, उन्होंने शायद उस पॉइंट को राइट पे ना रख के क्या रखा होगा, लेफ्ट। लेकिन आंसर दोनों सही है, मैं उस पॉइंट पे भी अभी हूं, आंसर दोनों सही है क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो कि दोनों तरफ फोर्स क्या लग रही है, अपोजिट डायरेक्ट, डिस्टेंस ही तो बदल रहा है यार। लेकिन मैं आपके पॉइंट, दोनों पॉइंट के फेवर में हूं कि आप लेफ्ट साइड पे ही रख लो फिर। अगर बुक सारी बुक्स अगर लेफ्ट साइड में रख रही है तो फिर वो प्रैक्टिकली सारी चीजों को कंसिडर कर रही है, जो कि यार स्टेबल अनस्टेबल पे करना नहीं चाहिए था। अगर बुक कर रही है तो आप कर लो फिर लेफ्ट साइड में। तो आप एक नोट बना सकते हो, कुछ लोग सारे के सारे इधर देख लीजिए कि जब आप नेट फोर जीरो जा रहे हो और पॉइंट ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? पॉइंट बीच में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। आप मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट वो लो जो, बीच में तो होगा ही नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग जा रही थी, राइट और लेफ्ट में से लेने में आपको कौन सा लेना चाहिए, आप उस पॉइंट को चूज करो जहां पे चार्ज छोटे मैग्नीट्यूड का हो। तो प्लस क्यू और -3 क्यू में यूलाइक ने भी शायद प्लस क्यू इसलिए चूज कर दिया लेफ्ट साइड क्योंकि वो छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो वहां से शायद आंसर एक्यूरेटली बुक से मैच करने लगे। सही सही। ठीक। मैं फेवर अब उस बात को कर रहा हूं कि शायद बल्ब वो पॉइंट शायद सही जा रहा है, लेकिन मेरा उस टाइम ये कहना है कि गलत फिर कह रहा हूं, राइट साइड वाला पॉइंट भी नहीं है क्योंकि वहां डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, डिस्टेंस कम ज्यादा। स्टेबल अनस्टेबल तो बहुत बात की बात है, वो तो आप बैलेंस सिचुएशन को बात प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली फील कर रहे हो, फिर तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चले गए कि वहां पे सिस्टम को देखा जाए। बढ़े आगे? ठीक, चलो अब बढ़ने दीजिए। और जब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे तो, जब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे तो कम्युनिकेशन होगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत तगड़ा था, डाइपोल वाला, वो तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, फिर यहां पे भी क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला, लेकिन एक कम्युनिकेशन आया। जब आप समझ रहे हो तो कम्युनिकेशन आएगा, डिफरेंसेस आएंगे ओपिनियंस, लेकिन उसको पॉजिटिवली डील करना और चीजों को पॉजिटिवली ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये नहीं देखना कि मैंने अभी उसको गुस्सा कर दिया, उसको गुस्सा नहीं किया। बस वो होता है कि क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो उस फ्रेम में हो, अभी आप, अभी पता ही नहीं बात आपकी किससे क्या हुई है, अभी मुझे वो भी विजुअलाइज करनी होगी, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। वो चैलेंजिंग पार्ट, अगर वही आप ऑन पेपर लेके आओ, सर यार ये हो गया, अभी देखो यहाँ पे कुछ अलग तो नहीं हो रहा, तो वी कैन डिस्कस, वो डिस्कशन जाएगा। लेकिन ऐसे सोच पाने में और फिर आप लोग को समझाना भी क्वेश्चन तो टाइम निकल जाता। हाँ बोल। हाँ मैं तो कह
बात ही नहीं, मैं तो उसी बात को कह रहा हूँ यार, लेकिन वो लोग कह रहे, मैं कह रहा हूँ ठीक है। नेट, वो पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हो, कह रहे नेट फोर्स जीरो, हम क्यों इस पंगे में पड़ रहे हैं, राइट लेना लेफ्ट, नेट फोर्स को जीरो दिखा दो बस। बस बुक ने क्या करा है कि लेफ्ट लेके कर दिया, अब टीचर वहां से एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर रहे हैं। वही तो बात हो रही है, वही तो हम सारी बातें कर चुके हैं अब, कि लेफ्ट लो राइट लो फर्क नहीं है, नेट जीरो होना चाहिए। और हम तो प्रूफ करें, हमने कहा बीच में तो नहीं हो रहा राइट। नहीं, कहीं पे भी ले सकते हैं, मैं तो अभी भी हूं, लेकिन बुक अगर मैंने उसको कंक्लूड कर दिया चलते बढ़ते, ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इसलिए आप बातें कर रहे हो, जो लोग नहीं समझ रहे वो चुप ही बैठे। आप बात वही करेगा जिसके पास बात होगी, जिसको समझ में टॉपिक आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, वो अपने पॉइंट को बार बार रख रहा है, मुझे समझ आ रहा है मैं भी रख रहा हूं, आपको समझ आ रहा है वो भी रख रहा है, वो भी कुछ पढ़ के आया कुछ बात बोल रहा है, वो भी कुछ बात उसने भी बोली कि सर एक्स तो ऐसा आ गया था, लेकिन उसको या तुझको या सबको ये बोल रहा था कि आपको दिख तो रहा है कि पॉइंट राइट पे रखो तो भी नेट फोर्स जीरो हो रही है, पॉइंट लेफ्ट में रखो तो भी नेट फोर्स। लेकिन जब आप पॉइंट राइट को रख रहे हो तो डिस्टेंस अलग आएगा, पॉइंट लेफ्ट को रखोगे तो डिस्टेंस अलग आएगा। लेकिन आंसर गलत नहीं हुआ, दोनों पार्टियों का आंसर तो सही है। चल, हमने एनर्जी देख ली है, अब प्लीज इधर देख लीजिए यार, काफी लंबा हो गया वो। एनर्जी हमने देख ली है कि दो चार्जेस के बीच में एनर्जी होती है, आज पूछा कुछ भी नहीं है, के Q1 Q2 by R इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। हमेशा दो चार्ज के बीच में एनर्जी है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के Q1 Q2 by R, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के बीच में एनर्जी होती है जो लंबी जाती है, मैं बता देता हूं, Q1 into VR1 प्लस Q2 into VR2 प्लस के Q1 Q2 by R। जब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो दो फॉर्मूले आते, तो अगली क्लास में आस्किंग 100% हो। ये तो दो कैसे भी चार्जेस ले लिए दो, अब डाइपोल है, हमारा जो स्पेशल सिस्टम है वो डाइपोल, तो हम हर केस में डाइपोल को लेके आ जाते हैं। जैसे हमने, ध्यान से सुनेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल के लिए पढ़ी, हमने पोटेंशियल डाइपोल के लिए पढ़ा, पोटेंशियल भी पढ़ा, एक्सियल इक्वेटोरियल पोटेंशियल तो इनफैक्ट हमने एनी पॉइंट पढ़ा है, एनी एनी पॉइंट पढ़ा। अब डाइपोल कितना एनर्जी स्टोर करता है उस पर बात हो रही। ये फिगर थोड़ा ऐसे बन गया क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा दी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे ही कंफर्टेबल है, अगर कुछ लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे कंफर्टेबल है पिछली वाली फिगर से, तो ये, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टॉर्क वाली डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती पी साइन थीटा, लेकिन एनर्जी वाली डेरिवेशन बोर्ड्स में भी आती है। ये रीजन अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्यों ये आती है, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट कंक्लूड हो। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसी डायरेक्शन देते हो, क्योंकि पिछली फिगर शायद ऐसी थी, तो कोई बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाए, तो मैं पिछली फिगर के पर्सपेक्टिव में ही समझा रहा हूं। तो पिछली फिगर में एक माइनस क्यू चार्ज यहां पे था, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे था, ये 2a दूरी थी, और ये थीटा डिस्टेंस था। ठीक है, फिगर को आप पीछे वाली फिगर को भी देख सकते हैं। और इस QE में, इस ये क्यू पे जो फोर्स लग रहा था वो राइट डायरेक्शन में लग रहा था QE, और इस पे जो फोर्स लग रहा था वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग, इस पे लेफ्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई थी, सेम। जो लोग यही भूल गए QE क्या होता है, QE फोर्स होता है, हाई होप्स हो 80% क्लास को याद है, से यस और नो, ये हमने इतना याद कर लिया उसको भाई। तो ये सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं टॉक के केस में, किसके केस में, हमने पहले पढ़ लिया। अब एनर्जी के बारे में बात चल रही, अब हम जानते हैं कि डाइपोल को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेंगे डाइपोल घूमेगा, और अभी डाइपोल जो घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट जो है इधर आएगा और ये पार्ट इधर जाएगा, तो डाइपोल। और टॉर्क लगने का रीजन होता है कि इक्वल फोर्स है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इक्वल फोर्स है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, और डिट्टो ये फिगर कुछ हमने बनाई थी। अब जब ये घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, पहली बात तो ये सिस्टम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, बहुत लोग को ये याद है पीई साइन थीटा, एग्री कर रहे हैं सारे लोग, तो टॉर्क इज पीई साइन थीटा। जब घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये सिस्टम पे वर्क हो जा रहा है, क्योंकि वर्क का एक फॉर्मूला हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या FdX cos थीटा, लेकिन वर्क का
रोटेशन में फॉर्मूला वर्क को रोटेशन में फोर्स रिप्लेस करता है और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व कर रिप्लेस कर। तो वर्क का एक ही फॉर्मूला रोटेशन में एनालॉगी के साथ पढ़ा जाता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू रोटेशन। बस इतना ही जानना, रोटेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप बस इतना समझ। तो आपने कहा सर स्मॉल वर्क हो रहा है, तो छोटा वर्क लेते हैं, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी को साइड में थोड़ा बहुत कुछ लिखना है, मैंने कुछ खास लिखा ही नहीं वैसे, तो लिख सकता है क्योंकि मैं नीचे नोट्स को रीड कर रहा हूं। तो किसी को फिर भी छोटा मोटा कुछ लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, आई अगली क्लास में और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि बहुत लोग न्यूमेरिकल करके आए नहीं, बहुत ऐसे जने यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे तो अगली क्लास में वो ज्यादा समझें। बहुत लोगों को आप जो न्यूमेरिकल पूरे अटेम्प्ट नहीं किए। और याद रखना कि यू लाइक बुक मैं किसी दिन एक काम यही दूंगा, एक दो दिन बाद, कि सारे के सारे अपनी यू लाइक बुक लेके आए। यू लाइक बुक मस्ट आपको चाहिए, एक बुक आपको साथ में चलानी पड़ेगी। और यू लाइक से ही क्वेश्चन है तो यू लाइक इसलिए चलवाई जा रही, कोई पर्सनल रीजन नहीं। यू लाइक से ही सारे क्वेश्चन आपको दिए गए, तो यू लाइक ले लीजिए, जूनियर से ले लीजिए। नई वाली अभी मार्केट पे नहीं आई होगी, नई वाली लेट आती है, अगस्त में आती है, तो उतना वेट नहीं करोगे, पुरानी वाली ले लो, सेकेंड हैंड ले लो, फ्रेंड से मांग लो, कैसे भी करके वो बुक चाहिए। लास्ट ईयर की लेना, उससे ज्यादा पुरानी मत ले लेना, क्योंकि उससे पुरानी में पैटर्न थोड़ा अलग हो गया। तो लास्ट ईयर वाली ही चलेगी, जो मेरे पास है, ये जो मेरे हाथ में ये वाला, ये लास्ट ईयर की जुलाई। तो ये बुक अब आपके पास आ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बात बनेगी नहीं सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन करके, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके। और अगला टेस्ट भी जो होगा वो यूलाइक बेस्ड ही बनेगा प्रॉपर, उसमें बोला जाएगा यूलाइक। तो टेस्ट हमारे तीन पैटर्न में बनेंगे, एक नॉर्मल एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल थियरी, एक यूलाइक, और एक सारा जिसमें सब कुछ आएगा। तो अभी जो अगला टेस्ट बनेगा वो यूलाइक बेस्ड बनेगा। ठीक, हो गया, लिख लिया। अब आप देखिए कि यहां पे उसने ये बात बोली, इसने कहा भाई छोटा वर्क हो गया ये। अब मान लो डाइपोल जब डाला है, तो डाइपोल जब हमने डाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका पहला एंगल था थीटा 1। इस एंगल की बात कर रहा है वो फिगर में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिगर बनाई। मान लीजिए पहले जो डाइपोल रखा है वो थीटा 1 एंगल में, और घूमने के बाद उसने थीटा 2 एंगल डेवलप किया। घूमने के बाद उसने कोई नया एंगल डेवलप किया, क्योंकि ये डाइपोल जब भी डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये घूमने लगेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। पहले वाले टॉपिक ने मैं पढ़ा दी। अब यहां पे ये देखिए स्मॉल वर्क हो गया। मान लीजिए आपने थीटा 1 करा, टॉर्क की वैल्यू डाली पी साइन थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू डाली, यहां पे वर्क छोटा वर्क हो गया। इसे रब कर रहा हूं। अब यहां पे कोई इंटीग्रेशन सिंबल, यहां पे थीटा 1 थीटा 2 नहीं आएगा, पहले सुन लेना। डी डब्ल्यू, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 लिमिट यहां राइट साइड में लगेगी, लेफ्ट साइड में नहीं। लेफ्ट साइड में डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, जिसको नहीं पता। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू। पी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, साइन थीटा अंदर हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस। जिसे नहीं पता, पहली बार साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, विच इज माइनस कॉस थीटा, पहली बार। नहीं तो आज तक इंटीग्रेशन में सिर्फ दो ही फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे थे, ये एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, सिर्फ दो फॉर्मूले लग रहे थे, एक ये और एक ये पहली बार ये वाला फॉर्मूला लगा है साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करा, माइनस कॉस थीटा, ये माइनस बाहर रख दिया गया। बाहर रखने के बाद, यहां पे एक बार अपर लिमिट डाली थीटा की जगह, और एक बार लोअर लिमिट डाली थीटा की जगह। ये माइनस फॉर्मूले का है, क्योंकि जब भी अपर लिमिट डलती है और लोअर लिमिट डलती है उसके बीच में क्या आता है, माइनस। लिमिट कंसेप्ट ने पहले ही सिखाया। और ये वाला माइनस बाहर चले गया, ये समझ रहे हैं आप, ये तो आपको इसकी मैथ समझ में आनी चाहिए। तो वर्क डन आपका ये आ गया, ये आपका वर्क डन आ गया। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया, पी माइनस पी cos θ2 माइनस cos θ1। अब यहां पे सबसे सिंपल केस रखा गया, सबसे सिंपल आसान बना दिया गया। थीटा 1 मान लो डाइपोल जो एंटर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है,
और थीटा टू मान लो जीरो एंगल बना रहा है, ये थीटा टू थीटा एंगल बना रहा है, थीटा थीटा। तो थीटा टू की जगह थीटा डाल दिया, थीटा वन की जगह 90, यहां पे जीरो गलत लिखा है, थीटा रहेगा। थीटा टू की वैल्यू यहां पे डालेंगे, माइनस पी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा वन इज जीरो, कॉस जीरो। ठीक है। हम्म, उल्टा डाल दिया। तो थीटा टू की जगह आपका जीरो और थीटा वन की जगह 90। ठीक है। तो कॉस 90 आपका, कॉस जीरो आपका वन होता है। ठीक है। थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 आपका जीरो हो गया। अब ये हो गया वर्क डन माइनस पी कॉस थीटा, क्या हो गया माइनस पी कॉस। सही बोल रहे हैं आप, थीटा टू यहाँ पे थीटा डाला है और थीटा वन 90। अब यहां से वर्क डन आ गया ये माइनस पी कॉस थीटा, क्या आ गया। आप थीटा वन थीटा टू कुछ भी हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा वन को 90 ले लिया गया और थीटा टू को थीटा। वैसे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो वर्क डन आ गया माइनस पी कॉस थीटा। पहले सुन लेना बेटू। तो वर्क डन माइनस पी कॉस थीटा हो गया, और ये आपकी एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी कॉस थीटा, जो कि अल्टीमेटली होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्या होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब भी आप कंक्लूजन सुन लीजिए, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो डाइपोल घूमने लगता है, क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है पी साइन थीटा, चैप्टर नंबर वन। जब भी वो घूमने लगता है, चैप्टर नंबर टू कह रहा है कि उस डाइपोल के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई। डेरिवेशन तो ये वाली टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा नहीं आती, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा इसमें इन्वॉल्व हो गई, ये डेरिवेशन आती है पी आपके पीए वन में एक्सपेक्टेड डेरिवेशन। तो एनर्जी स्टोर ये आ गया। अब जिसको जो लिखना लिख लीजिए, और डाउट आ रहा है इसके मैथ्स में कहीं तो पूछ लीजिए, हाथ खड़े कर, हाथ खड़े करके पूछ लीजिए इसकी मैथ्स में डाउट। हम्म। बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। पानी दे दो भाई, किसी को पानी चाहिए, किसको चाहिए। आइए देखिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये रहा फॉर्मूला। ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब अपर लिमिट डलेगी, पहले अपर लिमिट डली और फिर लोअर लिमिट डली। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डलने के बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस, वो हमेशा आता है। उसके बाद थीटा वन को 90 डाला, थीटा टू को थीटा। एक और माइनस है। थीटा वन थीटा टू वो एंगल्स है, जो डाइपोल आप डाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो किसी एंगल पे है, तो वो घूम रहा है। मान लो इनिशियल एंगल उसका कुछ है, आपने जब डाइपोल को अंदर डाला इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो किसी एंगल में था इनिशियल थीटा वन, अब घूमने के बाद उसने एक नया एंगल डेवलप करा, थीटा टू। नहीं, कभी ना कभी तो घूमते घूमते वो स्टेबल भी हो जाएगा। कभी ना कभी तो घूमते घूमते वो स्टेबल भी हो हमेशा। हाँ जी। थीटा टू को जीरो क्यों लिया, क्योंकि थीटा टू को जीरो नहीं लिया, थीटा टू को थीटा लिया, थीटा वन को 90 लिया, जीरो लिया ही नहीं, थीटा टू को थीटा लिया। अच्छा जी, आवाजें में आ रही। हाँ, थीटा वन को 90 इसलिए लिया है, आप फॉर्मूले को इजीएस्ट फॉर्म में डेवलप करना चाहते हैं। थीटा वन को 90 लेने से कॉस 90 जीरो हो जाएगा। मान ले तू कहता है नहीं सर मैं थीटा वन को जीरो लूंगा, तूने थीटा वन को जीरो लिया, कॉस जीरो क्या होता है वन। फॉर्मूला बहुत अजीब आएगा। जब आपका डाइपोल गया अंदर, अब आपको क्वेश्चन कैसे आना है, आपका डाइपोल किसी भी एंगल में हो सकता है। मान लो ये फॉर्मूला आ गया, पहले उसका एंगल मान लो जीरो है, घूमने के बाद उसका एंगल 30 है, तो पहली इनिशियल एनर्जी होगी माइनस पी कॉस जीरो, और दूसरी एनर्जी होगी माइनस पी कॉस 30। आप कुछ भी निकाल लो इस फॉर्मूले से, लेकिन वहां पे आप थीटा वन को 90 इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपका फॉर्मूला सिंपलेस्ट रहे। आगे तो आप कोई भी एंगल ले लो, कुछ भी लो एंगल, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यहां पे अगर आप थीटा को उसे जीरो लेते हो तो फॉर्मूला बहुत अजीब बनेगा, कॉस थीटा माइनस वन, और वो भी गलत नहीं होगा। गलत वो भी नहीं होना, लेकिन उसे याद करना मुश्किल होगा, उसे लगाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गलत वो भी नहीं। लिख लिया।
जब आप थियोरी पढ़ रहे होते हो, जैसे घर पे जिस जिस ने भी क्वेश्चन लगाने थे, एक प्रोसेस है। 2 मिनट देंगे सारे इधर लिखने के। एक प्रोसेस है कि चैप्टर 1 हमने किया, चैप्टर 1 करने में लगभग हमें 1 महीना लगा, से यस और नो। 1 महीना। 1 महीना बहुत होता है, 1 महीने में हमारी 12 क्लास हुई है, और हर क्लास हमारी 2 घंटे के आसपास की है। अब आपने क्लास जब ली तो आपने सबसे पहले इनिशियली बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए, आपने फोर्स पे किए, एनसीईआरटी एग्जांपल किए। हमने एक दिन में, ऐसा भी हुआ एक एक घंटे में एक क्वेश्चन किया था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए। हमने बहुत टाइम लेके उस, क्योंकि फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग है। वो प्रोसेस है, वो क्वेश्चन समझ में आया, फिर आप बैक एक्सरसाइज की तरफ गए, आपने वहां से क्वेश्चन लगाए। अब आप रेडी थे कि अब आपको असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस करने के लिए आप रेडी हो गए। धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता है। अब कोई बच्चा है यहाँ पे बैठा है, उन्होंने अभी ये प्रोसेस पे नहीं है, वो उसने एनसीईआरटी नहीं लगाई, उसने थियोरी नहीं पढ़ी, अब वो सीधा असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहा है, तो उससे होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो टॉपिक का पार्ट बना नहीं, वो उस प्रोसेस उस लूप में नहीं हो। अब जैसे आप सेकंड चैप्टर में आ गए, सेकंड में आ गए, अब सेकंड में आप उस लूप में आ गए हो। आप भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम्पल लगा रहे हो, थियोरी अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन घर पे जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो, आपने असाइनमेंट लगाना शुरू करा, आप थियोरी जल्दी से 20-25 मिनट पे पढ़ लीजिए। थियोरी 2-2 घंटे नहीं पढ़नी, फिजिक्स की 15-20 मिनट में एक चैप्टर की थियोरी हो जानी चाहिए। भाई फॉर्मूला क्या कह रहा है, उसकी फिगर क्या कह रही है, फॉर्मूले में वेरिएबल क्या है, बात खत्म। जब आप डेरिवेशंस पढ़ रहे होते हो तब टाइम लगता है ज्यादा। लेकिन असाइनमेंट्स क्वेश्चंस करने के लिए आपको डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ के कर रहे हो बहुत ही बढ़िया है, इतना टाइम अगर लगा सकते हो अपने पर, क्योंकि कंसेप्ट फिर स्ट्रांग हो। आपने पढ़ा, थियोरी पढ़ ली, 20-25 मिनट में हो गई, खलास खत्म करो। उसके बाद आप क्वेश्चन करते करते ही आपके टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे, क्योंकि आप फंसोगे, नोट्स खोलोगे, नोट्स बगल में रखे हुए। आपने क्वेश्चन खोला, आप पुराने वाले क्वेश्चंस भी रखो जो आपने एनसीईआरटी करे। आप देखोगे यार वहां पे तो ऐसा क्वेश्चन किया था, इसी मेथड को लगाऊंगा यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है, जितने लोग तुम बैठे हो, 3 बुक है, 3 बुक ने 3 मेथड लगा दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या है, एक मेथड सीख लो, बिल्कुल तगड़ा सीख। 3-4 मेथड जो होते हैं, जैसे डिफरेंट बुक है, एसएल है, यूलाइक है, एनसीईआरटी, ये सिर्फ टीचर को ही समझ में आएगी, यकीन मान लो, क्योंकि इनके पास नॉलेज है थोड़ी। इन्हें वेक्टर फॉर्म भी आती है, इन्हें स्केलर भी समझ में आता है, इन्हें नॉर्मल जुगाड़ भी पता है। ये गूगल भी समझ लेगा, क्योंकि इसके पास 10-12-15 साल से, मैं तो मेरी केस स्टडी ले रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। 15 साल हो गए, तो मैंने सारे क्वेश्चन हर जगह से देखे हुए, तो बैठा हुआ है। तुम खोलोगे ना, अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन आंसर देखने लग जाओ, आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका मेथड समझ नहीं आएगा। मेथड आपका अपना होना चाहिए, और एक ही मेथड को बार बार लगाना है आपको। भाई पूरी फिजिक्स के अंदर बहुत लोग आप एग्री करेंगे, या तो स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर से यस और नो। स्केलर आए तो स्केलर की तरह करो, जो करना सीख गए हो। वेक्टर आए तो वेक्टर की तरह करो, मेथड क्यों बदलोगे हर क्वेश्चन में? आप मेथड बदलोगे क्यों हर क्वेश्चन? मतलब यूलाइक से देख लिया, यूलाइक का मेथड, एसएल से देख लिया, एसएल का मेथड। मेरे मेथड से कोई क्वेश्चन हो, अबे फिर तो पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन में मेथड कौन सा लगाना, बोर्ड्स में फंस गए हो तुम। आपका एक मेथड इतना सटीक होना चाहिए, इतनी बार आपने उस क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इसी मेथड से क्वेश्चन होगा और होगा। मैंने क्वेश्चन जो भी कर रहा हूं, क्या आप में से सब लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मैं मेथड बदल रहा हूं हर क्वेश्चन में से यस और नो? भाई मैंने तो नहीं बदला। मैं ही बदलूंगा ना, तो आलिमा या कोई भी बोलेगा सर आपने तो उसमें नहीं बदल सकता मैं, ऑब्वियसली। क्योंकि फिर मेरी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि आप तो हर क्वेश्चन में मेथड बदल, क्योंकि एक्चुअली फिर आप क्वेश्चन रट रहे हो। ये आएगा तो ऐसा करोगे, ये आएगा तो ऐसा करोगे, क्यों करना है भाई? एक बड़ा सिंपल है, जितनी फिजिक्स थोड़ी बहुत तुमने पढ़ ली, स्केलर और वेक्टर, स्केलर को स्केलर की तरह ट्रीट करना है, वेक्टर को वेक्टर की तरह, बात खत्म है। तो आप जिस समझ रहे हो तो समझ में आएगी ये बात मेरी, नहीं समझ रहे हो तो फिर नहीं आएगी। आप मेथड आप यूज करो, यू लाइक के आंसर्स भी यूज करो, गूगल को भी, लेकिन मेथड आपका होना चाहिए। आप मेथड नहीं, यू लाइक का, अब आप यू लाइक का समझने लग गए मेथड। एनसीईआरटी खोली, एनसीईआरटी का समझने लग गए। सही बोल रहा हूं, ट्रैप हो जाएगा माइंड, माइंड बिल्कुल खत्म, मामला खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि आपको मेथड कोई भी समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। तो आपको एक मेथड को स्ट्रॉन्ग करो। वो किसी ने बहुत बोला है कि आपकी एक ट्रिक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई आपको हरा ना पाए। समझते हैं इस बात को? आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कुछ भी, आपका एक हैंड ही इतना तगड़ा होना चाहिए, बस दूसरा खत्म है। ये बिल्कुल सच बात है। आपका एक मेथड ही इतना स्ट्रांग हो गया ना, आपने उसे 1000 बार लगा लिया। अब आपने 10 क्वेश्चन में 10 ट्रिक सीख ली, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कब कब क्या लगाना। तो 2-4 लोग हैं जिसको एक गहरी बात समझ आएगी, बाकी तो
धैर्य। क्योंकि समझ नहीं आ रही। सिंपल है बात। आपको एक ट्रिक को अच्छे से लगाना है, बार बार लगाना है, बार बार स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर की तरह करना है, वेक्टर को वेक्टर। और हमारी ट्रिक से अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये हुआ नहीं, अब करो। कभी कभी ऐसा होगा 10 में से एक आध क्वेश्चन में, फिर हमें मेथड कभी कभी बदलना पड़ेगा जब हमारा मेथड बहुत डिफिकल्ट हो रहा है लगा। वैसे बहुत एक्सेप्शनली होगा, बहुत कम होगा, अदरवाइज लगाते जाओगे। मैंने अभी क्वेश्चन करे, जितने भी क्वेश्चन करे, मेथड नहीं बदलूंगा नहीं, क्योंकि फिर तो खत्म ही हो गया मामला। चलिए अगला टॉपिक। तो जब बात बोली जाए थोड़ा सीरियसली सुन लिया कीजिए भाई। अब माइनस पी डॉट ही आ गया। इसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है। एनर्जी के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है एनर्जी के अंदर। बोला जाता है कि थीटा अगर जीरो है, थीटा जीरो होने का मतलब है कि आपका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और डाइपोल भी आपका इधर ही रखा हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू। इस केस में आपका थीटा क्या है, जीरो। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि डाइपोल जब रखा है, अब वो रेस्ट पे आ गया, अब वो मूव ही नहीं कर। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने थीटा जीरो डाला, कॉस जीरो वन, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी सबसे कम होती है। एनर्जी क्या होती है? और वो रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इस प्लस क्यू में फोर्स इधर लग रही है, और इसमें इधर लग रही है। लग तो हर बारी ऐसी रही है, लेकिन इसमें टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है डाइपोल गया और वहीं पे रहा, वो टॉर्क एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जी, और पी और ई तो सेम डायरेक्शन में दिख ही रहा है। नेक्स्ट इज आर, अगर थीटा 90 हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तीसरा होता है थीटा 180। 180 को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। घूमेगा अभी भी नहीं, घूमेगा अभी भी नहीं, क्योंकि नेट फोर्स अभी भी जीरो है, नेट टॉर्क अभी भी जीरो है। लेकिन इसको बोला गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180। क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए इधर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात एक्चुअली इस टॉपिक से आना शुरू हो जाता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मैक्सिमम होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, जिसे नहीं पता माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे एनर्जी की बात आना शुरू होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। चल, अब ये देखिए, एनर्जी माइनस पी और पी मैक्सिमम बोला गया, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सारे इधर लिखिए, तो स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रा की तरह ट्रीट होती है। इतनी बार बोल चुका हूं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं नहीं समझ में आएगा, आज समझ लो। चलो, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, ये -5 है और ये +5 है मानो। तो -5 मिनिमम पोटेंशियल, क्योंकि -5 इज लेस देन +5। तो -5 +5 से छोटे, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज हमेशा ऐसे ट्रीट होगी। एनर्जी हो गया, पोटेंशियल हो गया, वर्क हो गया, उनमें उनमें जो जो नॉर्मल लाइफ में नंबर चलते थे वैसे ही चलेंगे। तो यहां पे थीटा जीरो पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है -P, क्योंकि -P हो गई। और यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। क्या हो जाता है? इस पे एक एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टिक करने को। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, डायरेक्ट आता। सारा पेपर थोड़ी हाई फाई आएगा, सारा ही प्रो आ रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन में आएंगे जिस पर टिक मार के आंसर बढ़ोगे, वो भी तो ये इसमें आता है क्वेश्चन। बढ़ जाओ, चल। हाँ, अरे टेस्ट भी देना एक सेकंड। ले लीजिए।
10 मार्क्स का टेस्ट है, जिसके भी 6 से नीचे है, खड़े हो जाना। बताता हूँ मैं।